नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी 2024 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस की है। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है और ये सिविल अपील नंबर 1933 और 2023 की है, जिसमें अपीलेंट्स जो कि स्टेट ऑफ असम एंड अदर्स है वर्सेस रिस्पोंडेंट्स का ये केस है। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट एक लीगल इश्यूज है उसका इंटरप्रिटेशन किया है और यहाँ पर ये एक अपना इंटरप्रिटेशन निकाला है कि अगर कोई आईपीएस ऑफिसर हैं वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो जो कि आईएएस और पीसीएस से आते हैं, क्या वो उनकी एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी के तौर पे उनको सुपरवाइज कर सकते हैं और उनकी एसीआर या एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो भर सकते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या निर्णय दिया और रिपोर्टिंग अथॉरिटी और रिव्यूइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के जो प्रोविजंस को डिस्कस किया इस जजमेंट में, और जो लॉज थे, एक रूल्स थे 1970 के जो कि बाद में अमेंडेड हो गए थे, और 2007 में जो एक्ट बना था उसमें दोनों की जो इनकंसिस्टेंस थी वो उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट पे एक अपना इंटरप्रिटेशन निकाला है। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं और फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया उस पर समझने की कोशिश करते हैं, क्या फिर उसको देखते हैं। तो आइए जजमेंट पे देखते हैं। पहले 15 जनवरी 2017 को जो एक गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, तो जिसमें स्टेट ऑफ असम ने चैलेंज किया था। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो है वो पिटीशन थी, वो रिट पिटीशन थी, वो अलाउ कर दी थी और यह पाया था कि जो रूल 63 जो है उसका सब पार्ट 3 जो कि असम पुलिस मैनुअल है वो इनवैलिड होता है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट वो आता है सेक्शन 14 सब पार्ट 2 असम पुलिस एक्ट के अंदर। तो ये एक लीगल प्रिंसिपल है कि जब भी कोई रूल्स हैं वो अगर इनकंसिस्टेंसीज होंगी एक्ट के साथ तो एक्ट है वो प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने पाया कि जो रूल 63 सब पार्ट 3 है वो इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है सेक्शन 14 सब पार्ट 2 असम पुलिस एक्ट का। तो अब उस जजमेंट को स्टेट ऑफ असम ने यहाँ पर चैलेंज किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में। अब यहाँ पर थोड़ा नोटिस इशू हुआ था और कोर्ट ने कहा कि जो एडवोकेट हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, उनकी भी प्रेजेंस नेसेसरी है ताकि ये एडजुडिकेट किया जा सके। कंट्रोवर्सी क्या थी इस केस की, वो ये थी कि जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैं वो इनिशिएट करती हैं एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, जिसे एसीआर कहते हैं और एपीएआर कहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज की, आईपीएस ऑफिसर्स की जो काम कर रहे हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पे, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पे स्टेट ऑफ असम में। अब इशू ये था कि जो रूल 63 सब पार्ट 3 है असम पुलिस मैनुअल का, जो कि असेसमेंट के बारे में बताता है, जो कि असेसमेंट जो है वो इनिशिएट की जाती है डिप्टी कमिश्नर द्वारा। डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको कहा गया है। तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है, जो कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, क्या वो लॉफुल है, ये सबसे बड़ा पॉइंट था। उसको कोर्ट ने डिस्कस किया कि असम पुलिस मैनुअल है वो ये कहता है कि रूल 63 सब पार्ट 3 की जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो रिपोर्ट करेंगे डिप्टी कमिश्नर्स को, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के होते हैं, मतलब मीन्स वो नॉन पुलिस के होते हैं। तो उनको क्या ये जो रूल बना है वो क्या लॉफुल है,
तो स्पेसिफिक ग्राउंड्स जो थे वो हाई कोर्ट के समक्ष जो अर्ज किए गए थे कि जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पे काम कर रहे हैं स्टेट ऑफ असम में, तो उनका जो रूल है, ये जो रूल है वो वायलेट करता है सेक्शन 14 सब पार्ट 2 असम पुलिस एक्ट के 2007 का। तो ये रूल जो बनाया हुआ है, रूल 63 असम पुलिस मैनुअल, ये अर्ज किया गया था वहां पर कि ये वायलेट कर रहा है, ये इनकंसिस्टेंट है असम रूल 14 सब पार्ट 2 ऑफ असम पुलिस एक्ट 2017 का। तो अब यहाँ पर अब कोर्ट ने पहले रूल 63 सब पार्ट 3 मैनुअल को देखा कि जो बताया गया था कि एसीआर एपीआर के बारे में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के में डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। तो अब ये रूल 63 सब पार्ट 3 क्या कहता है, वो ये बताया कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो उनकी जो रिपोर्ट है वो इनिशिएट की जाएगी डिप्टी कमिश्नर द्वारा। अब फिर कहा कि ये रिपोर्ट के बारे में बताया कि जो रिपोर्ट है वो डिप्टी कमिश्नर करेंगे, लेकिन जो रिव्यू होगी वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईसी रेंज के करेंगे। फिर वो रिपोर्ट को कमिश्नर ऑफ डिवीजन के पास भेजेंगे। अब जो कमिश्नर ऑफ जो डिवीजन है वो अपने ओपिनियन के साथ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास भेजेंगे, जो कि फॉर एक्सेप्टेंस के लिए। तो यहाँ पर रूल 63 सब पार्ट 3 ये कह रहा था कि जो रिपोर्ट जो भी होगी वो डिप्टी कमिश्नर द्वारा की जाएगी, मींस रिपोर्टिंग अथॉरिटी यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर को बना दिया, रिव्यूइंग अथॉरिटी जो है वो डीआईजी को बना दी है, वो कमिश्नरेट के पास भेजेंगे। कमिश्नरेट जो होंगे वो अपना ओपिनियन के साथ जो है डीआईजी के पास इंस्पेक्टर जनरल के पास भेजेंगे एक्सेप्टेंस के। अब फिर आगे बताया ये रूल 63 का आगे का पोर्शन ये कहता है कि जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होंगे वो रिपोर्ट को रेफर करेंगे, वो रिपोर्ट को मीन्स उसको रेफर करेंगे कि रिपोर्ट को डीआईजी के पास, और ताकि वो अपने दिमाग से रिकॉर्ड करें कि परफॉर्मेंस क्या है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं पर्टेनिंग टू एसबी। तो अब यहाँ पर अब ये तो था रूल 63 सब पार्ट 3 जो रूल्स का। अब यहाँ पर सेक्शन 14 जो है जो एक्ट का 2007 का जो एक्ट है असम पुलिस एक्ट है, जो असम पुलिस एक्ट है वो उसके बारे में बताया सेक्शन 14। अब वो सेक्शन 14 जो डिफाइन करता था वो ये करता था कि जो रिलेशनशिप क्या होगा पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो एक डिप्टी कमिश्नर, कई स्टेट जगह डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है। अब यहाँ पर जो डिफाइन किया गया था सेक्शन 14, उन्होंने रिलेशनशिप की परिभाषा दी गई है। परिभाषा ये थी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो पुलिस होगी वो अपनी जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन में जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके वो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे वो जनरल एंड जो कंट्रोल होगा और डायरेक्शन होगा डिप्टी कमिश्नर जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो डिप्टी कमिश्नर जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग द पीस एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट एंड मे एम्प्लॉय पुलिस एज ही थिंक्स बेस्ट फॉर दिस पर्पस। और ये तो सेक्शन 14 का जो पार्ट है। अब पार्ट 2 इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 ये बताया है कि जो डिप्टी कमिश्नर जो हैं, जो कि मजिस्ट्रेट भी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं, लेकिन उनकी कोई अथॉरिटी नहीं होगी कि वो किसी भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन या डिसिप्लिन होगा पुलिस का उसमें इंटरफेयर कर पाए। लेकिन बस उनकी ड्यूटी में होगा कि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की को नोटिस में लाए जितने भी केसेस होंगे जो कंडक्ट होगा क्वालिफिकेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर का जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पे अफेक्ट करता होगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर कोर्ट सेक्शन साफ साफ क्लियर कर रहा था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोई अथॉरिटी नहीं है। अब यहाँ पर बताया कि जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के, तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज 1970 का जो रूल बना था तब उसमें बताया गया था कि जो ऑल इंडिया सर्विस उसके बाद जो रिप्लेस कर दिया गया था उस रूल को ऑल इंडिया सर्विस परफॉर्मेंस अप्राइजल रूल 2007 का, जो कि मोड एंड मेथड बताता था एसीआर और एपीआर ऑफ इंडियन पुलिस सर्विसेज के। अब रूल 2 जो ई था 1970 का और 2F था जो 2A था 1970 के, जो कि डिफाइन करते थे रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। अब उनके रूल्स को पढ़ के देखा क्या था, क्या कहते हैं वो रूल्स। देखिए पहले जो रूल था 1970 में जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी थी वो ये था कि जो वो अथॉरिटी जो कि उस पीरियड के दौरान जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो लिखेगी इमीडिएटली सुपीरियर, यहाँ वर्ड इमीडिएटली सुपीरियर लिखा है, कोई भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो भी उनके इमीडिएटली सुपीरियर होंगे 1970 में रिपोर्टिंग अथॉरिटी का मतलब ये था।
जो कि मेंबर होंगे उसी सर्विसेज के, लेकिन जो उनके इमीडिएट सुपीरियर होंगे। और रिव्यूइंग अथॉरिटी के बारे में बताया था, जो वो अथॉरिटी जो अथॉराइज करेगी, रिव्यूइंग अथॉरिटी मींस अथॉरिटी को मींस वो अथॉरिटी जो अथॉराइज करेगी सुपरविजन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द रिपोर्टिंग अथॉरिटी। और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी मींस जो अथॉरिटी होगी, जो अथॉरिटीज होगी जो सुपरवाइज करेगी परफॉर्मेंस ऑफ द रिव्यूइंग अथॉरिटी एज द केस में भी। तो मींस ये हायरार्की बनी हुई थी, रिपोर्टिंग अथॉरिटी नीचे होगी लेकिन इमीडिएटली सुपीरियर होगी, रिव्यूइंग अथॉरिटी होगी वो रिपोर्टिंग अथॉरिटी के ऊपर होगी, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी मींस जो सुपरवाइज करेगी रिव्यूइंग अथॉरिटी की परफॉर्मेंस का। अब यहाँ पर बताया कि उसके बाद 2E था, जो यहाँ का जो 2E था रूल 1970 का, जो कि अब उसे अमेंड कर दिया था, एक नोटिफिकेशन निकाला था। तो वो नोटिफिकेशन आया था 8 दिसंबर 1987 में। जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी को अब यहाँ पे चेंज करके ये डेफिनेट परिभाषा बना दी गई थी कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी होगी जो सुपरवाइज करेगी परफॉर्मेंस ऑफ द मेंबर ऑफ द सर्विसेज, जो रिपोर्ट करेंगे जो भी उनको एम्पावर्ड होंगे इन दिस बिहाफ, जो सरकार द्वारा जो भी एम्पावर्ड की जाएगी। तो यहाँ पर इमीडिएटली सुपीरियर का जो वर्ड था उसे रिमूव कर दिया गया था, इमीडिएटली सुपीरियर का। और 1987 में सिर्फ कहा था जो कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, जरूरी नहीं इमीडिएट सुपीरियर हो, जो भी सरकार दिशा निर्देश देगी उसके मुताबिक। अब 1970 के जो रूल्स थे उसको चेंज कर दिया गया 2007 में। अब वो रूल्स बन गए थे 2J, 2K, 2A के। और रिपोर्टिंग अथॉरिटी को डिफाइन कर दिया था 2J के अंदर। तो उसमें यही बताया था, जो जैसे अमेंडमेंट हुआ था उसमें यही बताया है कि जो अथॉरिटी जो सुपरवाइज करेगी परफॉर्मेंस ऑफ द मेंबर ऑफ सर्विसेज सर्विस रिपोर्टेड एज मे बी स्पेसिफिकली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। तो ये था, वो उसको चेंज कर दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रूल 63 सब पार्ट 3 मैनुअल जो बताया गया था ACR APR का, जिसमें सुपरिटेंडेंट जो का बताया था, जो भी ACR APR सुपरिटेंडेंट की होगी वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की होगी, वो इनिशिएट की जाएगी डिप्टी कमिश्नर द्वारा, और उसको रिव्यू किया जाएगा DIG द्वारा, जो कि इंचार्ज ऑफ रेंज होंगे। फिर वो उसे कमिश्नरेट ऑफ डिवीजन के पास भेजेंगे। कमिश्नरेट जो है वो अपना ओपिनियन के साथ इंस्पेक्टर जनरल के पास भेजेंगे। अब वो इंस्पेक्टर जनरल होंगे वो DIG के पास भेजेंगे अपने रिमार्क्स के, ताकि उनसे रिमार्क्स लिए जा सकें। तो यहाँ ये कंटेंशन, अपीलेंट की ये कंटेंशन थी, मींस जो स्टेट ऑफ असम की, कि गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई राइट नहीं है, और बहुत कम लीगल राइट है कि वो इंसिस्ट करें कि ACR जो APR है वो इनिशिएट की जाए एक पर्टिकुलर रिपोर्टिंग अथॉरिटी द्वारा। तो ये भी आर्गुमेंट किया कि इनका कोई किसी प्रकार की इनकंसिस्टेंसीज नहीं है रूल 63 सब पार्ट 3 की और जो 1970 और 2007 के रूल्स थे। अब रिलायंस भी दोनों, अब सरकार जो स्टेट ऑफ असम थी वो अपोज कर रही थी कि कोई किसी प्रकार का इनकंसिस्टेंसीज नहीं है, लेकिन अब रिस्पोंडेंट ने पॉइंट किया कि जो रूल 14(2) है वो साफ साफ क्लियर करता है कि जो डिप्टी कमिश्नर जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी डिसिप्लिन है पुलिस का, और सिर्फ इन्फॉर्म कर सकते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अगर कोई भी कंडक्ट जो है क्वालिफिकेशन जो भी अफेक्ट करता होगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट का। तो इस जो रिस्पोंडेंट है वो कह रहे थे कि रूल 63 सब पार्ट 3 है वो इनकंसिस्टेंट है 2007 के एक्ट से। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना कहा कि नोट किया कि पुलिस एक्ट 1961 क्या कहता है कि डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो उनके पास काफी वाइड पावर्स हैं, जो हेड हैं क्रिमिनल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के। तो ये प्रॉपर होगा कि जो असेसिंग जो पावर होगी वो परफॉर्मेंस को भी असेस करें। रूल 63 जो है वो मैनुअल जो है वो क्लियरली कहता है कि रिकॉर्डिंग ऑफिसर जो है वो जो पूरी तरह से कन्वर्जेंट होंगे, जो क्वालिटी ऑफ वर्क जो होगा जो उनके अंडर में होंगे। तो ये हायरार्किकल सिस्टम जो बताया गया है कि जो हायरार्किकल जो सुपीरियरिटी होगी डिप्टी कमिश्नर की वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की होगी, ये साफ साफ क्लियर कर रहा है रूल 63 सब पार्ट 3। लेकिन अब ये कहा कि जो पावर को सेपरेट कर दिया गया, अब वो रिजीम जो है वो नाउ प्रिवेल कर रहा है। अब रिजीम ये कह रहा है कि डिप्टी कमिश्नर की वो कोई मतलब उनकी जो वो हेड नहीं है क्रिमिनल और पुलिस डिपार्टमेंट के। तो मींस डिप्टी कमिश्नर जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है, ना पुलिस महकमे के जो पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका वो हेड नहीं है। और 41 रूल 14 सब पार्ट 1 जो एक्ट है 2007 का वो प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस जो कि डिस्ट्रिक्ट होगी, जो कि पावर होगी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट की। और रूल सेक्शन 14(2) जो है वो साफ साफ क्लियर करता है कि डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनकी पावर नहीं है कि वो इंटरफेयर करें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
जो भी पुलिस की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और अब इंटरप्रिटेशन के बाद फाइनली एक तो यह भी बताया कोर्ट ने कि जो ग्रेड भी होता है उन दोनों का बराबर ही होता है, या तो ग्रेड सुपीरियर भी नहीं है उनका डिप्टी कमिश्नर का। और चूंकि अब ये सारे चीजों को पूरे तरीके से एनालाइज किया और फाइनली यहाँ पर ये कंक्लूजन पे पहुंचे, जजमेंट्स पे भी रिलाई किया और ये कहा कि जो दोनों के जो रूल्स हैं उसको हार्मोनियसली कंस्टिट्यूट करना चाहिए और सेक्शन 14(1) का जो पास पावर है डिप्टी कमिश्नर की वो कंट्रोल कर सकते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के, लेकिन 14(2) जो है वो साफ साफ क्लियर करता है कि डिप्टी कमिश्नर जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट को। तो प्रोविजंस जो है ये हार्मोनियसली इंटरप्रिटेटेड निकालने चाहिए और जो पावर है वो रिस्ट्रिक्ट की जाती है डिप्टी कमिश्नर की अंडर रूल 14 सब पार्ट 1 के अंदर। और ये फिर जजमेंट भी आई थी, उस जजमेंट का भी उन्होंने कोट किया था। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि सुपरिटेंडेंट जो है वो सबसर्विएंट नहीं है डिप्टी कमिश्नर के। रूल 25 जो मैनुअल भी यही बताता है, उसका जो था यहाँ पर इंटरप्रिटेशन निकाला और सर्कुलर्स थे उन सबको देखने के बाद फाइनली कोर्ट ने क्या ओपिनियन दिया देखिए। फाइनली चलते हैं हम इस पे। अब डिटेल एनालिसिस करने के बाद ये पाया कि जो 1970 जो रूल्स हैं 2007 के, वो डिफाइन करते हैं रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। तो मींस ये सब जो है सेम सर्विस के होंगे, सेम ही डिपार्टमेंट के होंगे। जो अब ऐसे में जो इंटरप्रिटेशन निकालना, इंटरवेंशन निकालना, कोई भी हस्तक्षेप करते हैं डिप्टी कमिश्नर को, कमिश्नर करते हैं कोई भी परफॉर्मेंस असेसमेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, तो जो रूल है वो 63 के अंदर वो कर सकते हैं, लेकिन एक्ट जो है वो अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि कैन नॉट बी कॉन्टिनेंस्ड, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है जो एक्ट के जो 2000 सेक्शन 14 सब पार्ट 2 अफेक्ट है 2007 के साथ डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो इसलिए डिप्टी कमिश्नर जो है मींस जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते पुलिस की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पे, तो जो कि कॉन्ट्रेरी होता है इससे। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कोई ग्राउंड्स नहीं बनते गुवाहाटी हाई कोर्ट के ऑर्डर पर इंटरफेयर करने के लिए। जो सरकार द्वारा जो अपील डाली गई है वो उसमें कोई मेरिट नहीं है और इसलिए इसको खारिज किया जाता है, डिसमिस किया जाता है और एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स तो अलाउ किया जाता है। और ये जजमेंट आई थी 18 जनवरी 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।